नमस्कार, मैं सत्यम बिश्नोई और इलेक्शन केयर से आज बात करेंगे जनप्रतिनिधि प्रोग्राम की, जिसमें मेरे पास जाति के बारे में पूछताछ करते हैं कि उन्होंने क्या काम किया, कैसे किया। आज बात करेंगे हम लोग सरल व्यक्तित्व वाले राजनेता की। आज बात करेंगे हम लोग एक ऐसे राजनेता की जो कि स्पोर्ट्स टीचर था पहले और अब राजनेता बन गया है। आज बात करेंगे हम लोग एक ऐसे व्यक्ति की जो आज भी एक सहनशीलता वाला व्यक्ति है, यानी कि आम पब्लिक में उसकी पहचान पूरे तरीके से एक साधारण व्यक्ति की बनी हुई है। मतलब विधायक बनने के बावजूद भी इनका नेचर एकदम से एक कॉमन व्यक्ति वाला बना हुआ है। तो गुरु का दर्जा ईश्वर ने अपनी जगह पर दिया है, जिसको कि ईश्वर की शक्ति का एहसास होता है और कुछ लोगों को ईश्वर की शक्ति का एहसास गुरु के माध्यम से होता है। तो एक ऐसे ही गुरु जी की हम लोग आज बात करेंगे जो कि पहले स्पोर्ट टीचर रहे हैं। ये आदरणीय रमेश दिवाकर जी हैं, मौर्या विधानसभा से शहर से विधायक हैं। इनकी आज हम लोग बात करेंगे और इनके बारे में हम लोग अब ये जानना चाह रहे हैं आपके माध्यम से, मतलब हम लोग अपने लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आखिरकार आपकी शुरुआत कैसे हुई राजनीति में, आपने राजनीति में प्रवेश कैसे किया। देखिए, समाज सेवा का जो हमारे अंदर एक जज्बा था वो शुरू से था। मैं बहुत साधारण परिवार से पला हूँ और स्पोर्ट्स हमारा बहुत अच्छा रहा है, चूँकि मैं खो खो कबड्डी में 7 नेशनल खेला हुआ हूँ और फिर गुरुओं की कृपा से मैंने बीपीएड किया। बीपीएड करने के बाद मैंने कमीशन फेस करके भारतीय विद्यालय इंटर कॉलेज में पीटीआई के पद पर ज्वाइन किया। हम अपने व्यायाम शिक्षक होने के नाते हम अपने बच्चों को समझाते थे, मारते भी थे और उनको प्यार भी बहुत करते थे, इससे कि हमारे बच्चे जो हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकें। समाज सेवा के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मैनेजर थे उन्होंने श्री सर्वेश्वर शर्मा जी ने, क्योंकि मेरे परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे थे और अच्छी पोस्टर, उन्होंने कहा कि रमेश मैं तुम राजनीति में आओ, क्योंकि राजनीति से पहले मुझे कुछ घृणा सी थी। तो हमने सोचा कि राजनीति में आएंगे तो और लोगों की हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि बगैर सत्ता के पावर नहीं मिलता है। अगर सत्ता नहीं है तो इंकलाब जिंदाबाद करते रहें, कोई उसका मतलब नहीं है। तो मैंने भारतीय जनता उनके आशीर्वाद से हमने सन 2002 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और तब से आज तक जो मैंने पाया है राजनीति में आकर, जिस पार्टी में मैं हूँ उस पार्टी ने मुझे इतना दिया। और मुझे क्या दिया इस पार्टी में, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जात धर्म भेदभाव नहीं होता है। जो सच्चा कार्य करता है उसको पार्टी हमेशा आगे बढ़ाती है। उसका उदाहरण एक मैं हूँ। जिला अध्यक्ष होने के साथ साथ मुझे भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का टिकट भी दिया और पूरी अपनी विधानसभा में जो भी हमारे लोग रहते हैं, हमारे शिष्य हैं, हमारे गुरजन हैं, हमारे मित्र हैं, व्यापारी वर्ग हैं, सबकी दया से मैं प्रचंड बहुमत से यहाँ जीता। और राजनीति में आने का हमारा सिर्फ यही उद्देश्य था। और मैं आज राजनीति में आकर हम अपनी समाज की बहुत सेवा कर रहे हैं, पूरे समाज सेवा कर रहे हैं, व्यापारियों की सेवा कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट की जहाँ बात आती है उनकी मदद कर रहे हैं। कहने का मतलब ये, सत्ता में आने के बाद पहले जो 5% मदद कर पाते थे, अब हम 90% मदद करते हैं, उसमें हमको सफलता भी मिलती है। अच्छा, अब आप ये बताइएगा कि जैसे आपने बोला कि 2002 में आपने बीजेपी ज्वाइन की, तब आप टीचर थे क्या? जी, टीचर रहते हुए आपने सदस्यता ली? जी। तो वो सदस्यता का मार्गदर्शन किसने किया, मतलब किसने बोला कि आप राजनीति में आएंगे? माननीय हमारे प्रबंधक श्री सर्वेश्वर शर्मा जी ने। अच्छा, ओके। और उसके बाद जैसा कि आपसे पूछा, आपने कहा कि हम लोग स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और अब आप विधायक बन गए हैं, चूँकि पहले आप टीचर रहे हैं। तो अगर कोई टीचर विधायक बनता है तो उसको शिक्षा का पूरा ज्ञान होता है A to Z कि किधर से कौन सी चीज़ की कमी है, किसको इम्प्रूव किया जाए। तो आपकी विचारधारा के अकॉर्डिंग आपने 5 साल में शिक्षा का पूरा एवरेज क्या रहेगा शिक्षा पे केवल? देखिए, ऐसा है कि जो शिक्षक हैं या हमारे शिक्षक साथी हैं वो अपने हिसाब से बच्चों को शिक्षा देने का भरपूर प्रयास करते हैं। और मैं चूँकि जब विधायक बन गया तो हमको अवैतनिक छुट्टी लेनी पड़ी, लेकिन हम शिक्षा से जुड़े रहे। हम जब भी अपने किसी विद्यालय में गए तो अपने जो हमारे टीचर बंधु हैं, बहनें हैं, तो हम उनको ये समझाते रहे
कि शिक्षा को और स्तर ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर बच्चे आते हैं वो बहुत गरीब, किसान, निर्धन लोगों के आते हैं, उसमें सभी समाज के लोग होते हैं। और इससे हमको, और चूँकि आप टैलेंट है आप में, आप अच्छे मार्क्स से पास होके आए हैं, तो आपको शिक्षा बहुत अच्छी देनी चाहिए और समय से विद्यालय खोले, समय से बच्चे आएँ। ये नहीं चलेगा कि बच्चे आ नहीं रहे हैं। तो हमारे टीचर इसमें प्रयास कर रहे हैं, और पहले से मैं आपको बता दूं, बड़ा गर्व से कह सकता हूं, हमारे शिक्षक भाइयों ने, या तो कहिए सरकार के दबाव में, या कहिए कि उन्होंने अपनी मानसिकता को बदला। हमने उनसे कहते भैया एक टीचर 10,000 में आपसे ज़्यादा पढ़ा रहा है, उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है प्राइवेट में, और आपको तो 60-70 रुपये मिल रहे हैं, और आपका अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो पब्लिक, जो समाज है, हमको बड़ा गलत नज़र से देखा है। मैं आपको बता दूं, मैं राजनीति में हूँ, नेता हूँ, विधायक हूँ, लेकिन हमारी सम्मानित जनता का ध्येय नेताओं के प्रति और टीचर के प्रति अच्छा नहीं है। ये हमको बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात है। उसका मेन कारण है कि पिछली सरकारों ने शिक्षा पर, चिकित्सा पर और सुरक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अच्छा। अब आप ये बताइए, जैसे 2002 में आपने पार्टी ज्वाइन की थी, तो उसकी कई सालों बाद आपको मतलब जिलाध्यक्ष बनाया गया, तो इन अंतराल में आपको कभी इस चीज़ का एहसास हुआ कि मतलब इस जो टीचर अच्छा था, या राजनीति में आना गलत हो गया, या टीचर ही रहते, इस चीज़ का कभी एहसास हुआ कोई? देखिए, मैं आपको बताऊं, शिक्षा जगत में जो शिक्षक का पद है वो गुरु का पद होता है। बिल्कुल। तो राजनीति में चाहे हम मंत्री बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन शिक्षक का पद और शिक्षक की मर्यादा, समाज में शिक्षक की इज्जत राजनीति नहीं ले सकती। बिल्कुल। शिक्षक होता है, और चूँकि शिक्षक ही, जितने भी आप इंजीनियर देख रहे हैं, IAS देख रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, शिक्षक के बनाए हुए सभी लोग हैं जो आज हम लोग यहाँ पर देश ही चल रहा है। एक ऐसा सवाल जो आज तक किसी भी राजनेता से, किसी भी न्यूज़ चैनल ने अभी आज तक नहीं पूछा होगा शायद, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप उसका जवाब दीजिएगा। कि आज भी देखते हैं, आप एक MLA हैं और आप जनता की सेवा कर रही है, अच्छी बात है, मगर आज भी जब कोई कार्यक्रम होता है तो नेताओं को बुलाया जाता है, स्कूलों के ऑर्गेनाइजेशन में या फिर होटल के ऑर्गेनाइजेशन में, या बात करें किसी बड़े संगठन की, IIT JEE कैंपस में भी कई सारे बड़े लेवल के नेता आते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि स्कूल के पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं, जो IIT पास के इंजीनियर हैं, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और देश के और मतलब विश्व के अलग अलग कोनों में अपना काम कर रहे हैं, क्या उनको हम लोग छांट के अपने स्कूल में इन्विटेशन नहीं दे सकते, अपने स्कूल के नए ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेताओं में बहुत अच्छे विद्वान शिक्षक हैं। शिक्षक भी आए हैं, इंजीनियर भी आए हैं, डॉक्टर भी आए हैं, IAS अधिकारी है। ऐसा नहीं है कि राजनीति में सिर्फ जीरो वाले आए हैं। होता ऐसा है कि एक महत्वाकांक्षा होती कि हमने किसी बड़े लीडर को बुलाया, जैसे हम किसी लीडर न बुला के एक सेलिब्रिटी बुला लें, कोई हीरोइन बुला लें, तो हमसे एक नेता से ज़्यादा उसकी भीड़ होगी। बिल्कुल। तो जहाँ पर हम लोग बुलाए जाते हैं, या जो लोग जो प्रोग्राम करते हैं, उनको ये लगता है कि हमारे यहाँ जो व्यक्ति आ रहा है उसको देखकर, उसको सुनने के लिए भीड़ भी आए, और हमको कुछ, अगर सरकार में है तो हमको कुछ हमारी यूनिवर्सिटी के लिए या जहाँ हमने संस्थान में बुलाया है, कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से हमको मदद भी दिलाए। अच्छा। ये भी एक अपेक्षा होती है जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, अब जब आप विधायक का चुनाव लड़े 2017 में और आप जीत गए, जब आपको टिकट मिला था, तो मतलब जो आप चाहते थे कि जिस तरीके से लोग मेरा सपोर्ट करें, वो सब लोगों ने आपको सहयोग किया, सारे लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सब कुछ हुआ। क्या उस दौरान कोई ऐसा मतलब आप टीचर हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि अपोजिट पार्टी से आपकी कोई तानाबाना रही, मतलब उस तरीके का बहस हुआ हो, कुछ हुआ हो किसी भी लीडर से? नहीं, किसी से भी नहीं, किसी कार्यकर्ता से नहीं। और मैं आपको बता दूं, हमारे सारे पार्टी जितने भी हैं, मैं आपके चैनल से बड़ा गर्व से कह सकता हूं, हमारे किसी भी पार्टी के नेता से खराब संबंध नहीं है। मैं उनके यहाँ जाता हूं, उनको बुलाता हूं, लेकिन
राजनीति की जहाँ बात आती है, जहाँ पार्टी बेस की बात आती है, हमारा उनका 36 का आंकड़ा हमेशा रहता है। और अगर हमें रास्ते मिलते हैं उससे नमस्कार भी होती है, दुआ सलाम भी होती है, इसमें कोई बंदिश नहीं। लेकिन जहाँ राजनीति की बात आती है तो उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। हम अपनी पार्टी की दिशा चिन्हों पर चलते हैं, उनसे हमारा कोई उसमें संपर्क नहीं है। और 2017 के बाद जो 5 साल आपको मिले हैं, इनमें आपने अभी तक कौन से विकास कार्य कराए हैं और आगे की क्या प्लानिंग है? देखिए, अभी तक हमारा 3 साल हो गया है जी। हमने लगभग 416 लाइट अपने कार्यकर्ताओं को दी, गरीब आदमी को दी हैं। और 25 जो टोटल काम हमने किया है, 25 करोड़ से जो सड़कें आप देख रहे हैं, आप चूँकि आप मीडिया से जुड़े हैं, आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं है। आप बीहड़ में जाइए, आज तक के इतिहास में इतना विकास कभी नहीं हुआ होगा। हमने जगह जगह हैंडपंप लगवाए हैं, जगह जगह हमने वाटर कूलर लगवाए हैं, जगह जगह हमने विद्यालयों को, ऐसे विद्यालयों को पैसा दिया है जहां वास्तव में एडेड कॉलेज है, वहाँ जो सरकार से मिलता नहीं है, तो वहाँ भी हमने पैसा दिया जिससे पठन पाठन ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा हो, अच्छी बच्चों को बैठने की सुविधा हो, फर्नीचर हो, पंखे हो। ये हमने सारा का सारा किया है। अच्छा। अब जैसे कि बात करें कि आप पब्लिक में बहुत एक्टिव रहते हैं, कोई भी बंदा आपको फ़ोन कर सकता है, व्हाट्सअप करता है, SMS कर सकता है नॉर्मली, और आप सभी को सोचते भी हैं कि टच कर लें। आपका कोई पर्सनल PA वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है कि 24 घंटे आपके पास रहता हो इस तरीके से। तो ये सब मतलब अगर बात करें तो एनर्जी लेवल, ये ऊर्जा, इनका आदर्श कौन है पॉलिटिकल में? मतलब इनका पॉलिटिकल आदर्श कौन है जो प्रेरित करता हो कि हमें जनता से टच रहना चाहिए? देखिए, नरेंद्र मोदी के अलावा मैं आपको बताऊं सही बात, हमको ये एनर्जी मिलती है अपनी सम्मानित जनता से, अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं से। जी। चूँकि मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ तो इसलिए मैं आलस नहीं करता हूँ। और हम व्यक्ति की मजबूरी, चूँकि उन लोगों ने अपना अमूल वोट देकर मुझे विधायक बनाया है, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो उन्होंने सोचा है उस पर मैं खरा उतरूँ। यही शिक्षा, यही गुरु का एक सपना होता है कि हमारे शिष्य कुछ ना कह पाएँ, हमारे जो अग्रज हैं वो हम पर उंगली न उठा पाएँ, हमारी सम्मानित जनता हम पर उंगली न उठा पाए। ऐसा हम पूरा प्रयास करते हैं कि समाज में बने रहें और जनता के दुख दर्द में भी शामिल बने रहें। जी बिल्कुल। अब आप अपने शिष्य की बात कही है, तो शिष्यों से आपका लगाव है, आज भी उस हिसाब से मिलते हैं? मैंने मतलब बहुत रिसर्च किया है और आपके शिष्यों के नाम भी आए हैं, जैसे कि आपको पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। एक लोकेश नाम का अपना, ठीक है, एक अर्पित तिवारी जी है ना, और एक शत्रुघ्न सिंह चौहान जी, कई सारी लिस्ट है, शत्रुघ्न भदौरिया जी। तो क्या इन शिष्यों के प्रति आपका आज भी लगाव होगा? बेशक होगा, लेकिन क्या वो शिष्य अपने टच में हैं? क्योंकि वो तो औरैया से बाहर, देखिए, टच में तो नहीं है, लेकिन जब हमको टिकट मिला जी, तो जो जहाँ था, जैसे जहाँ तक हमको जानकारी है, वोट मांगते हमको बच्चे मिले, उन्होंने ये कहा कि गुरुजी हम सबको छोड़ के अपने गुरुजी को वोट देने आए हैं। ये एक लोगों ने बात नहीं कही, ये हमारे मित्र भी जो हम स्पोर्ट्स जब करते थे, उस ज़माने के लोग हम पहचान नहीं पाए, किसी दांत टूट गए, किसी बाल सफ़ेद हो गए। जब पहुँचे तो गले लगाना पड़ा। हमने कि ईश्वर आपने कम से कम हमें मौका दिया राजनीति का, जिससे हमारे पुराने साथी भी मिल गए। हम जब वोट मांगने जाते थे तो हमारे शिष्य कहते थे, मम्मी देखो हमारे गुरुजी आ रहे हैं, इन्होंने हमको बहुत मारा। तो हम उनसे कहते, बेटा अच्छा इधर आओ, हमने आपको पीटा? बोले हाँ गुरुजी। और हम प्यार करते थे, गुरुजी बहुत प्यार करते थे। तो ये एक राजनीति में आने के बाद मैं आपको बताऊं कि जो मैं नहीं कर सकता था वैसे, वो हम इस समय कर रहे हैं। जो हम जनता की मदद नहीं कर सकते हैं वो राजनीति के माध्यम से कर रहे हैं। हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। सभी प्रवासी मजदूरों की जो आप श्रृंखलाएं देख रहे हैं, मेरे बहुत मना करने पर मैं चूँकि अभी जा रहा हूँ, हाथ जोड़ने के बावजूद, चूँकि उनको 1 महीना 1.5 महीना हो गया है कोरोना में, तो उनको ही लगता घर हम कैसे पहुँचे। तो वो जो घटनाएं हो रही हैं, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, इसमें किसी का दोष नहीं। चूँकि जो व्यक्ति गरीब नहीं मार रहा है उन पर हम लाठी, हमारी पुलिस उन पर लाठी नहीं चला सकती है, उनसे बदतमीजी नहीं कर सकती है। वो ज़बरदस्ती भाग रहे हैं, उनसे कह रही डिस्टेंसिंग बनाए रहो, नहीं बना रहे हैं एक दूसरे को। ऐसे में सरकार क्या कर सकती है? अगर उन पर लाठी चलाओ तो दिक्कत। वो भी तो मजबूर है, एक तरफ खाना नहीं उनके पास में। नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ कि
जो आपने खाने की बात बताई, देखिए मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ। घर की नमक रोटी और बाहर की घी रोटी जी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी घर की नमक रोटी होती है। बिल्कुल, ठीक ना। बिल्कुल। दूसरा ये है कि जो अभी आपने कहा उनका भोजन नहीं, हम ये आपकी बात इसलिए नहीं मान सकते हैं कि हम यहाँ से इटावा जहाँ तक मैं जा सकता हूँ, इधर मैं कन्नौज की इधर तिरवा तक गया हूँ, इधर मैं आपके अकबरपुर तक गया हूँ। हमें समाज सेवी संस्थाएं भी बहुत रास्ते में मिली, क्षेत्र में हैं कई सारे, यहाँ भी हैं, हर जगह मैंने देखा है। संगठन कर रहा है हमारा, हमारी पार्टी कर रही है, हमारे अधिकारी कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, सारे की सारी व्यवस्था लगी हुई है। लेकिन जहाँ और ये सबके सहयोग से ही होगा। इस समय हम ये देख रहे हैं कि जनता से इतनी अपील की जा रही है, लेकिन जनता हमारी कोऑपरेट कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से कोऑपरेट होना चाहिए उस हिसाब से कोऑपरेट नहीं कर रही है। और अगर नहीं किया तो भविष्य ईश्वर के हाथ में है। आप लोग जर्नलिस्ट हैं तो आप समझ सकते हैं। हम लोग तो बता सकते, मना सकते, हाथ जोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन करना तो हमको है। बिल्कुल सोशल डिस्टेंस वो नहीं कर रहे हैं। जी ये बताइए, जैसे जनता कोऑपरेट तो कर रही है, अब इसमें पार्टी से अगर हट के बात करें तो क्या इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए? जिस तरीके से आज के अगर आप न्यूज़ की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि हम 1000 बसों की बिक्री कर रहे हैं, लेकिन योगी जी मना कर रहे हैं। देखिए मैं एक जनरल बात पार्टी से हट के बात कर रहा हूँ कि कभी भी जब देश में आपात स्थिति हो जी तो सभी दलों को एक मंच से उस समस्या का निपटारा करना चाहिए। हाँ, ये राजनीति होती है। राजनीति ये नहीं होती है देश पर आपात स्थिति है और आप जो अच्छा विरोधी का काम होता है विरोध करना, आप कितना भी अच्छा करें तो विरोध करेगा, लेकिन आपातकालीन स्थिति में इस तरीके की तुच्छ राजनीति नहीं होना चाहिए। ये अपना व्यक्तिगत राय है। अच्छा, आप कभी भी पैदल दिख जाते हैं सड़कों पर, कभी भी बाइक से दिख जाते हैं, तो ये पॉलिटिकल स्टैंड है या फिर सादगी है? नहीं पॉलिटिकल स्टैंड नहीं। देखिए हाँ। ऐसा है कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ जी, यहाँ मैंने शिक्षा ली, जी ठीक ना, यहाँ के हम विधायक बने। बिल्कुल। हम अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से किसको दिखाएं? 4 व्हीलर गाड़ी जा रहे, मोटरसाइकिल से जाते हैं, हमें 4 व्यक्ति मिल जाते हैं, गली में चले जाते हैं, हमें 4 लोगों से हमारा संपर्क हो जाता है। लेकिन हम इसे 4 व्हीलर से जाएंगे तो वो, चूँकि मैं टीचर रहा हूँ, बहुत हाई फाई व्यवस्था नहीं रही, तो हमको वो अच्छा नहीं लगता है। जी, ये मेरी सादगी है, इसमें ना कोई राजनीतिक स्टैंड है। और मैं तो कभी कभी पैदल निकल जाता हूँ। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, हमारा लास्ट है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि किस तरीके से, मतलब अगर राजनीति में आगे जाना है, एक मुख्य आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए या जो भी हमारा ऑल ओवर इंडिया जो भी चैनल को देख रहे हैं, कि राजनीति में अगर आपको बढ़ना है तो आप लोगों को कौन से 2 मंत्र याद रखने चाहिए? देखिए सबके काम आएगा, जो भी आपका वीडियो देख रहे हैं या जो भी आपके कार्यकर्ता हों, जो भी आपके शिष्य हों, जो भी हों। देखिए मैं एक चीज़ आपके चैनल माध्यम का, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, हार्ड वर्क जी और हार्ड वर्क वो भी ईमानदारी वाला जी, अगर ये 2 चीज़ें हैं तो आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी सकता जी जी, हमारा एक सवाल हो रहा है बस कि जब आपने पार्टी ज्वाइन की थी तब कोई ऐसा आपने प्लान किया था कि हम विधायक बन जाएंगे? कभी सोचा भी नहीं था। बिल्कुल, तो ये कभी नहीं सोचा था। ये मतलब आपके हिसाब से ये मेहनत, लगन और आत्मसमर्पण के हिसाब से हो गया? चूँकि मैं जब ये रिजर्व सीट नहीं थी जी, तो मैं मंडल अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय माननीय कमलेश कठेरिया लोकसभा चुनाव लड़ी थी यहाँ से। तो उस समय मैंने चंदा करके अपने लोगों से, एक औरैया नगर से मैं अपने लोगों के पैसे से बस लेके गया था। जी बिल्कुल, जबकि हमें यहाँ कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। आपका कोई राजनीतिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो शायद पहले से था? जीरो था, फिर भी आपने मतलब मेहनत किया और मैं आपको आप चैनल के माध्यम से बता दूं, मैंने टिकट के अलावा कभी भी अपनी पार्टी से कोई पद नहीं मांगा। ओके। जिला अध्यक्ष के लिए भी मैंने मना किया था माननीय सुनील बंसल जी से दिल्ली में, साहब मैं जिला अध्यक्ष नहीं बनूंगा। जी, कभी कोई पद नहीं मांगा। टिकट के लिए आपने बोला था कि बस टिकट, सेवा करना है। हाँ, टिकट के लिए मैंने लड़ाई लड़ी और कभी किसी का विरोध नहीं किया। कभी किसी की, जो टिकटार्थी थे, कभी मैंने किसी की आलोचना नहीं की और आज भी मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ। जी, हाँ, ये मेरी फितरत में है।
चलो, आपने सारे सवाल बहुत अच्छे से दिए, सारे जवाब भी अच्छे से दिए। आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी बहुत अच्छे पदों पर रहें, जिससे कि हम लोग आपके साथ जुड़ते रहें और आपका धन्यवाद। हमेशा इसी तरीके से अपना स्वागत करते रहें।